फिजिक्स और मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि बहुत सारी जगहों पे ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए हमें नज़र आते हैं। कहीं कोई फिजिकल फिनोमेना होता है तो उसे बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन हेल्प आउट कर रही होती है। इस खूबसूरती के साथ साथ, इस सिमिलैरिटी के साथ साथ, अगर गौर से देखा जाए तो बाज़ औक़ात हमें इन दोनों में तज़ाद भी नज़र आता है। बाज़ औक़ात एक मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ कह रही होती है, लेकिन फिजिकल फिनोमेना उस मैथमेटिकल इक्वेशन के बरक्स कुछ और तरह से हो रहा होता है। आइए एक ऐसे ही अमल की, एक ऐसी ही इक्वेशन की एग्जांपल यहाँ लेते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 13 12th क्लास की फिजिक्स, हम उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 के। यहाँ एक पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, एक्सप्लेन। ज़ाहिर-सी बात है, हमने ये जो चैप्टर है वो गैसेज़ के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की ही बात हो रही है। तो देखिए जी, बायोकाइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिस थ्योरी को हमने पढ़ा हुआ है, इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक्स एनर्जी से मुराद उसके तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की एवरेज। सो इसे हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होगी 3/2 के बी मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ द गैस, या के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर टेम्परेचर इस इक्वेशन में 0 पुट कर दिया जाए, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन दरअसल ऐसा अचीव करना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर हम गैस के टेम्परेचर को बिल्कुल 0 भी कर दें, एब्सोल्यूट 0 पे ही ले आएँ गैस को, लेकिन वहाँ पे भी पहुँच के गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वो जो रैंडम मोशन होती है, वो बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होती। तो गैस अगर लिक्विफाई हो गई या फिर उसके बाद सॉलिडिफाई, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट भी बन गई है कंप्रेस होने के बाद, या उसका टेम्परेचर जब 0 या एब्सोल्यूट 0 कर दिया गया है, तो तब भी एब्सोल्यूट 0 पे पहुंचने के बाद भी उसके मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी बहुत मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन ज़रूर होगी। जिस तरह सॉलिड्स के अंदर उनके एटम, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसी तरह जब कोई भी गैस है, जब वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुँचती है, तो उसके मॉलिक्यूल सॉलिडिफ़ाई हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक-दूसरे के साथ, बिल्कुल इस तरह एक अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, जिस तरह किसी सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल या एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इस वक़्त टेम्परेचर बेशक गैस का एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो पता चलता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर फिज़िकली इस फिनोमेना को देखा जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स चूँकि अभी भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो अभी भी उनके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। सो हम ये कह सकते हैं फिर इस क्वेश्चन को आंसर देते हुए, करते हुए, कि नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, जैसे-जैसे हमारी गैस का टेम्परेचर कम होते हुए एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स मिनिमम। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी एंड अप्रोचेस टू ज़ीरो, और वो अप्रोच करेगी ज़ीरो को। बट परफेक्ट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट अचीवेबल, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके लिए मैंने सारी आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि हमें मैथमेटिकल इक्वेशन तो बता रही है कि टी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर फिज़िक्स में आप इसी चीज़ को देखोगे, तो फिर पता चलेगा कि नहीं, पार्टिकल अभी भी क्या कर रहे होंगे, 0 डिग्री पे पहुँच के भी, 0 केल्विन पे पहुँच के भी क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, और उन पार्टिकल्स के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। सो बाय केएमटी, इफ वी पुट, यहाँ अगर हम इफ टेम्परेचर टी हम क्या ले लेते हैं, 0 केल्विन ले लेते हैं, देन देन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स 0, वो 0 हो जाती है। लेकिन ये जस्ट मैथमेटिकली है। बट एक्चुअली, लेकिन दरअसल क्या हो रहा होता है, बट एक्चुअली एट एब्सोल्यूट 0,
एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी गैस पार्टिकल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, विल बी वाइब्रेटिंग, तो वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। सो इसलिए बाय टेकिंग बोस कंडेंसेशन, गैस जब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे होगी तो उसकी इस हालत को हम बोस साइंटिस्ट ने उसकी इस सिचुएशन को एक्सप्रेस किया था। उसने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल दिया था जिसका हवाला देते हुए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय टेकिंग बोस कंडेंसेशन एंड मैकेनिकल इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम इफेक्ट्स इनटू कंसीडरेशन, इनको कंसीडर करते हुए काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस will not be exactly zero। तो इस तरह से हम इस पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये स्टूडेंट्स, मैं हूँ जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो आइए कंटिन्यू रखते हैं। 13.2 क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन अ रूम एट रूम टेम्परेचर। वो कहता है आपके पास दो गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन दो डिफरेंट गैसेस के एक ही टेम्परेचर, किस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए, चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी है, फॉर एनी गैस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इज गिवन बाय द इक्वेशन। वो एक इक्वेशन से हम एक्सप्रेस करते हैं जिसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से डिराइव किया था, और वो क्या है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मल्टीप्लाई टेम्परेचर T। व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल अस? बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये क्लियर है, इट इज clear that average translational kinetic energy of gas depends, बल्कि हम कहते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेस डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर। ये सिर्फ उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एंड, और ये किस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर और टाइप ऑफ गैस। टाइप ऑफ गैस, नेचर या टाइप ऑफ गैस पे उन के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट कर दें और इस चीज़ को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करें क्वेश्चन का आंसर करते हुए, तो हम लिख सकते हैं कि अगर आपके पास गैस है नाइट्रोजन, किस गैस के लिए पूछा हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए पूछा हुआ है जी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके इक्वल होगी जी,
ये इक्वल होगी 3/2, आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb और आगे टेम्परेचर T। रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? हम 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में ऐड करते हैं 273, तो ये टेम्परेचर बन जाता है 300 केल्विन। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर क्या बन जाएगी? 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 और आगे टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन। तो इस चीज़ को हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, उससे कैलकुलेट करें तो वो क्या बन जाएगी? उसके लिए भी फार्मूला 3/2, आगे के बी और आगे टेम्परेचर ऑफ गैस हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी टाइप ऑफ गैस के चेंज होने से फार्मूला में किसी किस्म का कोई नया फैक्टर नहीं आया। इसके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इसी फार्मूला से कैलकुलेट होगी। तो ये 3/2 इंटू के बी की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 और आगे टेम्परेचर इस गैस का भी यही रूम टेम्परेचर था तो 300 हो जाएगा। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज़रा तवज्जो से। ये बन जाएगा हल होने के बाद 450, ये 3 डिवाइडिंग बाय 2, जो आंसर आएगा 1.5 उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मैं पहले 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर हम पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करें 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है -23। सो ये आंसर आ जाता है 6.21, 6.21 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -21। ये चूंकि एनर्जी है तो इसे जॉल में लिखेंगे, इसीलिए ऑक्सीजन की भी इसी तरह ये एनर्जी 6.21 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -21 जॉल आई होगी। सो देखिए गैसेस डिफरेंट हैं लेकिन सेम टेम्परेचर पे उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? इक्वल ही आ रही है। सो हम क्या यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन ये हुआ कि एट रूम टेम्परेचर बोथ जो गैसेस है हमारी, दोनों गैसेस कौन-कौन सी? बोथ गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों के लिए उसने पूछा था तो हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हैव, उनके पास होगी क्या? इक्वल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसे सिंबॉलिकली क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस अंदाज से करेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। पूछता ये है हमसे कि कह रहा है कंसीडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सील्ड कंटेनर। एक बंद कंटेनर है और उसके अंदर गैस इनक्लोज की गई है। बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंज? इस गैस का टेम्परेचर कितने गुना चेंज होगा इफ नंबर 1 द वॉल्यूम एंड प्रेशर आर बोथ डबल्ड। आप उस गैस का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को डबल कर दो। और फिर बी में पूछता है द वॉल्यूम इज हाफ्ड एंड द प्रेशर इज ट्रिपल्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो गैस होगी उसके लिए हम लिखते हैं कि बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन याद रहे। हम अपने इस चैप्टर के अंदर जब भी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर गैसेस का जिक्र करते हैं तो हम आइडियल गैस के लिए ही बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो गैस इनक्लोज इन कंटेनर होगी वो भी एक तरह से एक आइडियल गैस होगी। तो उसके लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन है प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। बच्चों इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें तो हम लिख सकते हैं कि पी वी ओवर टेम्परेचर टी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई आर। अब गैस के गिवन वॉल्यूम के लिए, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए ये एन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट रहेंगे और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये पी वी ओवर टेम्परेचर टी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसी बात को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि किसी गैस के लिए अगर शुरू में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर क्या था? T1,
तो थोड़ी देर के बाद अगर उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या हो गया T2, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम की जो रेशो होगी टेम्परेचर के साथ, ये दोनों इनिशियली और फाइनली आपस में क्या रहेंगी, इक्वल होंगी। तो चलिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पार्ट ए का आंसर करते हैं। वो पूछ क्या रहा है हमसे? वो पूछ रहा है बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंज? टेम्परेचर कितना चेंज होता है, बाद वाला टेम्परेचर कितना बनता है, यानी कि अब बाद वाला टेम्परेचर है T2, तो हम यही जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से हम लिख सकते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए वी कैन राइट दिस इक्वेशन वन एज, इक्वेशन वन कौन सी है, ये जो ऊपर हमने बनाई थी उसी को अगर इक्वेशन वन कह दें, तो देखिए उस तरफ उस इक्वेशन में जो राइट साइड है उसका मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ T2 ओवर P2 V2 हो जाएगा। इस तरह लेफ्ट साइड का भी फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, T1 ओवर P1 और V1 हो जाएगा। हमें बच्चों T2 फाइंड करना है, तो इस तरह इस इक्वेशन में से हम T2 को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर। तो ये क्या बनेगा, ये P2 V2 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी क्या जी, T1 ओवर इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 मल्टीप्लाई ये फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2। यानी कि हमने क्या देखा, हमने यहाँ से ये डिड्यूस कर लिया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस जो होगा वो किसके इक्वल बनेगा, T1 इनिशियल टेम्परेचर ओवर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई फिर क्या फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। नाउ जो पार्ट ए की कंडीशन है, पार्ट ए की कंडीशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है जी, पार्ट ए की कंडीशन है वॉल्यूम एंड प्रेशर आर डबल्ड, यानी कि अगर फाइनल वॉल्यूम V2 की बात करो तो वो इनिशियल वॉल्यूम का क्या है, डबल है। अब इनिशियली वॉल्यूम था V1, तो अब बाद वाला वॉल्यूम उसका डबल हो गया। इसी तरह एंड वो प्रेशर का भी कह रहा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर डबल, तो जो न्यू प्रेशर P2 होगा वो क्या होगा, वो 2P1 के इक्वल होगा, इनिशियल प्रेशर का डबल होगा। सो इसलिए T2 आप अगर देखना चाहो तो वो क्या बनेगा, T1 वैसे लिखेंगे ओवर P1 और V1 भी वैसे लिखेंगे। अब P2 की वैल्यू क्या है जी, P2 की वैल्यू है 2P1 और V2 की वैल्यू क्या है जी, वो है 2V1। इस तरह से न्यू टेम्परेचर ऑफ गैस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा T1 ओवर P1 V1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 और P1 V1 ऐसे हो जाएगा। सो ये जो फैक्टर है ये इस डिनोमिनेटर वाले P1 V1 से कैंसिल हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि गैस का टेम्परेचर अब बाद में अगर आपने गैस के वॉल्यूम और प्रेशर को डबल कर दिया था तो अब उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि T2 4 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स बिकम्स 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर का। कब या क्यों, व्हेन इट्स जब इसके वॉल्यूम एंड प्रेशर, व्हेन इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर इज डबल्ड, जब इसे हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो ये हमारा इसका पार्ट ए हुआ सॉल्व। अब वो पूछता है पार्ट, इसका पार्ट बी भी है, उसको करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं और इसको यूज़ करेंगे। और पार्ट बी को करने के लिए भी वही जो T2 की हमने एक तरह से वैल्यू क्या की थी, अखज़ की थी, इस इक्वेशन यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ से T2 किसके इक्वल निकाला था, ये राइट साइड पे जो ऊपर इक्वेशन मौजूद है T2 इज इक्वल T1 ओवर P1 V1 मल्टीप्लाई P2 V2, ये यूज़ करेंगे वहाँ। क्या चीज़ है, इसी को इसके अंदर
यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, T1 ओवर T1 ओवर P1 V1 मल्टीप्लाई P2 V2। अब पार्ट बी की अलग अपनी एक कंडीशन है, और वो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम इज हाफ्ड एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड। वॉल्यूम को हाफ कर देता है वो, यानी कि फाइनल वॉल्यूम V2 इज हाफ्ड, वो इनिशियल का हाफ है, यानी कि वो V1/2 है। एंड प्रेशर जो है फाइनल वो ट्रिपल्ड कर दिया गया, यानी कि इनिशियल प्रेशर का वो अब 3 गुना कर दिया है। सो नाउ आप देख सकते हो कि अब इन तब्दीलियों के बाद गैस का जो टेम्परेचर होगा वो क्या बनेगा, ये T1 ओवर P1 V1 वैसे लिखिए, मल्टीप्लाई P2 की जगह पे 3P1 लिखिए, और V2 की जगह पे V1/2 लिखिए। तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस बन जाएगा ये T1 ओवर P1 V1 मल्टीप्लाई ये 3/2 कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई P1 V1 अलग कर देता हूँ। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये P1 V1 इस डिनोमिनेटर वाले P1 V1 से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस बन जाएगा 3/2 T1, और 3 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो ये 1.5 बनता है। तो इस तरह हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इन तब्दीलियों के बाद, कौन सी तब्दीलियों के बाद, कि किसी गैस के अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को ट्रिपल कर दो और उसके वॉल्यूम को हाफ कर दो, तो इस तब्दीली ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बाद गैस के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये पड़ता है कि टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स, वो क्या हो जाता है, 1.5 टाइम्स of its initial temperature, when, जब हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को हाफ करते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज हाफ्ड, एंड और जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, प्रेशर इज ट्रिपल्ड। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, कंक्लूजन भी हो गया, आंसर भी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.4 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्या है दरअसल, सुनिएगा। इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। बच्चों यहाँ पे आपको एक बात को समझना होगा, वाटर का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम देखते हैं कि पानी को जब हम उबालने लगते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलना स्टार्ट करता है। ये आप किसी भी वक्त, जब आप कहीं भी रूम में मौजूद हैं, किचन में मौजूद हैं, या किचन से बाहर मौजूद हैं, सहन में मौजूद हैं, आप अगर पानी को गर्म करें तो पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके। अब इस वक्त जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है हर जगह, ये जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलना स्टार्ट करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि इसको आप जानते हो ये कितना होता है, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर हर टाइम इतना होता है, और पानी को गर्म करने के लिए इसी प्रेशर पे रहते हुए उसे इस टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो कितना है, वो आमतौर पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। लेट्स सपोज हम 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब ये है कि आपने पानी को यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख के ही बॉयल करना है, तो क्या ये पॉसिबल है। तो बच्चों ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पानी का बॉयल होना ना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बल्कि पानी का बॉयल होना उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। देखिए
अगर आपको हाई टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉयल करना होता है, तो उसके लिए आम तौर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1.01 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। अगर आप इसी वाटर को कम टेम्परेचर पे 100 से कम सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना चाहते हैं, तो आपका प्रेशर भी कम होना चाहिए। आपको अपने उस वाटर का प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम प्रेशर पे फिर पानी कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर क्या है, वाटर फील्ड है। अब ये आम हालात में मौजूद है। आप इसे गर्म करेंगे तो डेल्टा क्यू हीट आप इसे प्रोवाइड करेंगे जब, तो ये टेम्परेचर, बल्कि हम इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं बल्कि जब हीट देते जाएंगे, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा। और अभी जो प्रेशर था वो वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या ही हो कि हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे लाए बिना ही क्या करना चाहें, इसे बॉयल करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ज़रा गौर से। हम इसे यानी कि सवाल ये है, हीट किए बिना, क्योंकि टेम्परेचर तो आम तौर पे रूम टेम्परेचर ही होता है, हम उससे यानी कि गर्म किए बिना उसको बॉयल करना चाहते हैं, तो हम इस कंटेनर को जिसके अंदर पानी है एक अलग चैम्बर के अंदर रख देंगे, और इस चैम्बर में से हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप के ज़रिए क्या कर लेंगे, एयर बाहर निकाल लेंगे। जब एयर बाहर निकालने लग जाएँगे तो यहाँ प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और इस हद तक एयर को बाहर एक्सपेल आउट कर लेंगे कि यहाँ जो प्रेशर है वो कम होते-होते इस हद तक कम हो जाए कि यहाँ पे पानी भी क्या होना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम इस वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करते-करते इतना कम कर लेंगे, ये जो वाटर के अपने जो अंदर वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा जब, तो फिर वाटर यहाँ बॉयल करना शुरू कर देगा। सो हमने हीट अप नहीं किया, हमने कोई आग नहीं जलाई, बस पानी के इस कंटेनर को एक और कंटेनर के अंदर रखा है, और उस बाहर वाले कंटेनर से एयर बाहर निकाल ली हमने, और यहाँ पे हमने प्रेशर कम कर लिया इस पानी के कंटेनर के इर्द गिर्द से। जैसे ही यहाँ बाहर प्रेशर कम होगा तो अंदर वाला पानी जो है इस कंटेनर के अंदर मौजूद है ये खुद ब खुद बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इवन कि हमने किसी किस्म की इसे कोई आग कोई हीट नहीं दी। तो जी बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लिखते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वाला जो टेम्परेचर है वो हमें गेन नहीं करना पड़ता, नेचुरली आम तौर पे हम कमरे में कहीं भी जिस भी जगह पे मौजूद हैं तो यही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कहलाएगा। अब इस तक आने के लिए हमें कोई आग नहीं जलानी पड़ेगी। सो यहीं पे रहते हुए हम पानी को क्या बॉयल कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था। सो तो आंसर इज यस इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। कैसे है ये पॉसिबल? इफ़ वी रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव इट, अगर हम सराउंडिंग में इसके ऊपर एयर प्रेशर को क्या कर दें, कम कर दें। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम सराउंडिंग से वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हुए एयर एक्सपेल आउट करेंगे तो वहाँ प्रेशर ऑफ एयर कम हो जाएगा और पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन प्रेशर, नॉट ओनली टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है वो प्रेशर ऑफ सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ टेम्परेचर पे। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड यूजिंग अ वैक्यूम पंप, वाटर कैन बॉयल एट रूम टेम्परेचर because its vapor pressure equals द रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि जब हम सराउंडिंग्स में प्रेशर कम करेंगे तो पानी के अपने वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो सराउंडिंग के लो प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और फिर वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। जी तो बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.5 है, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। क्वेश्चन ये है कि आप अगर एक बीकर के अंदर, ये एक बीकर है पानी का, इसके अंदर वाटर फील्ड था, आपने इसके अंदर इंक का एक ड्रॉप डाल दिया है।
ये ब्लू इंक है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट तो अक्सर किया ही होगा कि इंक उसके अंदर छोटी-छोटी डिफरेंट किस्म की वो जो लहरें हैं वो बनाते हुए मिक्स होना स्टार्ट कर देती है। दरअसल इंक भी क्या थी, एक लिक्विड का क्या था, एक ड्रॉप था। उसको जब हमने दूसरे लिक्विड यानी कि पानी के अंदर मिक्स किया, डाला, तो इंक के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स वो दोनों रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जब वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे और एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स्ड करना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक का जो कलर है वो पूरे उस लिक्विड के अंदर फैलना स्टार्ट कर देगा और एक वक्त आएगा कि खुद ब खुद पानी का जो पहले कलर था, अब इंक डालने से हर जगह पे पानी का एक यूनिफ़ॉर्म ब्लू सा कलर बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसका कलर कितना ज़्यादा ब्लू होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितनी इंक क्या की होगी, मिक्स की होगी। तो इसको हम एक एनिमेशन से भी यहाँ पे मैंने एक लगाई हुई है, आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह एक यहाँ पे रेड कलर का मैंने इंक ड्रॉप अगर इस पानी के अंदर मिक्स किया था, तो थोड़ी देर के बाद दोनों की, पानी की और इंक के ड्रॉप की उनके पार्टिकल्स की रैंडम ब्राउनियन मोशन की वजह से ये दोनों चीज़ों के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स्ड होना स्टार्ट कर देंगे और थोड़ी देर के बाद पानी का जो कलर होगा वो यकसां तौर पे यूनिफ़ॉर्मली चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने लिखा है द ड्रॉप ऑफ इंक, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द ड्रॉप ऑफ इंक विल स्प्रेड एंड डिफ्यूज थ्रू आउट द वाटर ऑन इट्स ओन। पानी का वो जो इंक का जो ड्रॉप होगा वो खुद ब खुद पानी के अंदर फैल जाएगा और उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, थ्रू आउट मतलब हर जगह पे, ऑन इट्स ओन खुद ब खुद, फार्मिंग अ यूनिफॉर्म कलर, और एक यूनिफॉर्म किस्म का कलर दे देगा पानी को। Due to random motion of water and ink molecules, ink particles spread from high concentration to low concentration and eventually और नतीजतन distribute uniformly in the beaker। तो वो इंक के जो पार्टिकल हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी टाइम के बाद यूनिफॉर्मली क्या कर चुके होते हैं, स्प्रेड आउट हो चुके होते हैं, जैसा कि आपने इस एनिमेशन में भी देखा। जी तो बच्चों, ये था हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स के 13 चैप्टर के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये सिर्फ 5 ही थे आई थिंक, लेट मी चेक, ये 5 हैं या आगे भी कुछ है। जी, ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, तो आपने इनको ब्रीफली देखा यहाँ पे, ये किस तरह सॉल्व होते हैं, इनमें क्या कुछ पूछा गया था और क्या कुछ हमने लिखना था। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने टू द पॉइंट इन डिटेल क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका काम है इनके नोट्स बना लें, इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने पास लिख लें और सेव कर लें और एग्ज़ाम के आने से पहले-पहले अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा वो डिस्कस कर रहे होंगे। इस चैप्टर के 6 क्या हैं न्यूमेरिकल हैं, ओनली 6 न्यूमेरिकल्स, वो करेंगे इंशाल्लाह ताला और मिलते हैं इस आने वाली नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।